Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. उत्तराखंड। निशांत सबसे छुपते छुपाते प्रीति के कमरे में जा रहा था। वो प्रीति के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर पूरे कमरे को देखने लगा, पर प्रीति उसे वहां कहीं भी नहीं दिखी। निशांत ने वॉशरूम, बालकनी सब जगह चेक किया पर प्रीति वहां कहीं भी नहीं थी। उसने खुद से कहा, कहाँ गई ये? मैंने तो कहा था मैं आऊंगा, शायद किचन में होगी। सोचते हुए वो कमरे से बाहर आया और किचन में चला गया, पर प्रीति वहां भी नहीं थी। निशांत को अब फिक्र होने लगी थी। उसने पूरा विला चेक किया, उसके बाद गैराज में गया। प्रीति की कार भी अपनी जगह पर खड़ी थी। निशांत को कुछ गड़बड़ होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी थी। उसने झट से अपना फोन निकाला और प्रीति को कॉल मिला दिया। रिंग जा रही थी पर प्रीति कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब तो निशांत की गट फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई और वो एक नंबर डायल करते हुए अपने कमरे में आ गया। हवेली। शिखा वॉशरूम से बथरोब पहनकर कमरे में आई। वो हल्के गुस्से में लग रही थी। उसने शिवम को कोसते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी लाता कहाँ से ये? तभी शिवम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें देखकर एनर्जी आ जाती है बीवी, तुम ही तो मेरी एनर्जी ड्रिंक हो। उसकी बात सुन शिखा के होठ खिल गए थे, पर तब भी उसने नाराजगी से कहा, छोड़ो मुझे बेवकूफ इंसान, मुझे नींद आ रही है अब। शिवम उसके गले को चूमते हुए बोला, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो न एक बार फिर से। शिखा ने उसे धमकी देते हुए कहा, सोचना भी मत वरना सिर फोड़ दूंगी, अब जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। वो भी इस वक्त बाथरूम में था। वो कुछ कह पाता उससे पहले शिखा का फोन रिंग हुआ। शिखा ने टाइम देखा तो रात के 12 से ज्यादा हो आए थे। शिवम ने भी टाइम देखते हुए कहा, लगता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम देखो मैं चेंज करके आता हूँ। शिखा ने सिर हिलाया तो शिवम कपड़े बदलने चला गया। शिखा बेड के पास रखी टेबल के पास आई और अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया कि दूसरी तरफ से निशांत की घबराई सी आवाज आई। क्वीन प्रीति विला में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं है। निशांत की बात सुन शिखा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, उसका भी किडनैप हो गया। किडनैपिंग की बात सुनते ही निशांत पैनिक होते हुए बोला, किडनैप हो गई? अपने विला से किडनैप हो गई? अब क्या करेंगे हम, अगर उसे कुछ हो गया तो? शिखा ने उसे शांत करते हुए कहा, निशांत डोंट वरी, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, फिलहाल वो उसे कुछ नहीं करेगा और उसके कुछ करने से पहले हम उस तक पहुंच जाएंगे। निशांत ने सिर हिलाया, फिर दोनों ने कुछ बातें की और कॉल कट कर दिया। शिवम कपड़े पहनकर आया तो उसने शिखा को टेंशन में देखा। वो उसके पास जाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बीवी, किसका कॉल था और तुम इतनी टेंस क्यों हो? शिखा बोली, प्रीति का किडनैप हो गया है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है काल कुछ और करने की तैयारी कर रहा है। प्रीति की किडनैपिंग सुनकर शिवम भी परेशान हो गया था। वो कैसी भी थी पर शिवम के लिए वो उसकी बड़ी माँ थी। शिखा ने कहा, तुम अंश को उसके लैपटॉप के साथ कमरे में बुलाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। शिवम ने ओके कहा और अपना फोन उठा लिया। शिखा भी चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंश जमाई लेते हुए 3 सीटर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में उंगलियां चला रहा था। उसने लैपटॉप के स्क्रीन को देखते हुए कहा, मामी जी उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है, मैं कल से ही लगा हुआ हूँ पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं किस गुफा में जाकर बैठा है वो। शिवम ने कह, ढूंढो उसे वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा, समझे? अंश ने जल्दी से कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो मामा जी, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शिवम ने उसे घूरते हुए तो अंश ने झट से सिर झुका लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो मन में बोला, मैं अकेले क्यों जागूं, मैं अकेले ही इनकी जहरीली आंखें क्यों खुद पर बर्दाश्त करूं, नहीं बिल्कुल नहीं। सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ मिनट बाद ही उसके अगल बगल में शिवा और रेहान जमाई लेते हुए बैठे थे। रेहान ने उबासी लेते हुए कहा, ये तो इसका काम है, फिर हमें क्यों बुलाया गया यहाँ? अंश ने कहा, मैं बोर ना हो जाऊं इसलिए, मुझे भी नींद आ रही है, अगर मैं सो गया तो, इसलिए आप दोनों मेरे लिए गाना गाओ ताकि मैं सो ना पाऊं।
और पूरे कंस्ट्रेट से काम कर पाऊं। उसकी बात सुन शिवा और रेहान का मन उसका गला दबा देने को कर रहा था। कितने अच्छे से दोनों अपनी अपनी बंदी को बाहों में भरे सो रहे थे, पर इस कमीने से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, हम क्या तुम्हें नाचने गाने वाले लगते हैं जो गाना गाकर तुम्हारा मनोरंजन करे? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है, अगर हम उन्हें नहीं बचा पाए तो मामी जी हमारा यही हाल करेगी, फिर आप दोनों को जीने खाने के लिए यही काम करना पड़ेगा। उसकी बात सुन दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने शिवम को देखा जो अपने फोन पर लगा हुआ था। उसके बाद दोनों ने बालकनी में देखा जहां शिखा खड़ी थी। उसे वहां देखकर दोनों समझ गए कि वो वहां मोहिनी और राजेश जी से बात कर रही है। तभी उनके कमरे का डोर नॉक हुआ। हवेली। शिखा बालकनी में खड़ी थी। उसके सामने राजेश और मोहिनी खड़े थे। राजेश ने कहा, बहू रानी, हमने बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कल बहुत शातिर है, उसने कोई ऐसी जगह ढूंढी है जहां हम मुर्दे जा नहीं सकते। शिखा ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, पर मुझे ये जानना है कि उसने इतनी जल्दी किडनैपिंग क्यों की है। हो सकता है जो काम नैना से वो लोग नहीं कर पाए उसे करने के लिए काल ने शुभी को किडनैप किया है, पर प्रीति उसे क्यों किडनैप किया है? खूबसूरती। कुछ मर्द औरत की खूबसूरती पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है काल के आंखों में भी प्रीति की खूबसूरती आ गई हो, इसलिए उसने। मोहिनी ने सोचते हुए कहा। तो शिखा का भी दिमाग खनकाहा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो पवन और प्रेम को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। उन्हें तो प्रीति के गायब होने की कोई खबर ही नहीं है। राजेश जी ने हल्के गुस्से से कहा, ये सब उन दोनों बाप बेटों की ही गलती है। दोनों नालायक इस तरह के गिरे हुए आदमी को घर पर रख रहे थे। दोनों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि उस शैतान काल की नज़र उनकी बेटी बहन पर भी पड़ सकती है। शिखा ने कहा, गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अंश उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। आप दोनों उनके विला जाए और उनके साथ रहिए, पर ध्यान से काल की नज़रों में नहीं आने चाहिए आप दोनों ने सिर हिलाया, फिर दोनों वहां से गायब हो गई। उनके गायब होने पर शिखा अंदर आई तो उसने सुतीश को कमरे में देखा। सुतीश ने शिखा को देखा तो कहा, मैंने इन लोगों को यहाँ आते हुए देखा इसलिए मैं भी आ गया। इज एवरीथिंग इज फाइन, कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर शिखा ने हमें सिर हिलाया, फिर प्रीति के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। शिखा की बात सुन सुतीश ने हल्के गुस्से से कहा, ये काल है कौन? आखिर वो करना क्या चाहता है? शिखा ने कहा, ये सारी बातें उससे मिलने पर ही पता चलेगी। शिवम ने कॉल कट किया और उनके पास आते हुए बोला, मेरे लोग भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ पता चलते ही कॉल करेंगे। शिखा और सबने सिर हिलाया तो फिर उसने अंश से कहा, अंश और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अंश ने कहा, सुबह तक का मामा जी, नेटवर्क बहुत डाउन है इसलिए प्रोसेस स्लो काम कर रहा है। शिवम ने सिर हिलाया, फिर शिखा से बोला, बीवी तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, कल बहुत काम है। शिखा ने नहीं में सिर हिलाया। उसे शुभी और प्रीति की अब टेंशन होने लगी थी। वहीं शिवम उसके लिए परेशान था। दोनों थोड़ी देर पहले इंटीमेट हुए थे इसलिए वो जानता था कि शिखा थक चुकी होगी, पर शिखा को अपनी थकान से ज्यादा उनकी फिक्र थी। शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास ले आया। उसने उसे बेड पर बैठाया और कहा, आई नो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो बीवी, पर कल के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। थोड़ी देर सोकर आराम कर लो, वैसे भी अंश सुबह तक ही कुछ पता लगा पाएगा। इस बार शिखा ने भी उसे मना नहीं किया। उसे भी थकान महसूस हो रही थी। उसने सिर हिलाया और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। शिवम ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया, फिर उसके फहद पर किसकर सोफे के पास आ गया। उसने चारों लड़कों को देखा जो न जाने कब से उसे ही देख रहे थे। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर शिवम ने आईब्रो उठाई तो चारों ने झट से नमे सिर हिलाया और अपनी नजरें उससे फेर ली। शिवम एक सिंगल सोफे पर बैठ गया और उसके सामने सुतीश बैठ गया। थका हुआ तो शिवम भी था, इसलिए थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। शिवा ने उसे देखा तो वो एक सोल ले आया और शिवम के ऊपर डालकर फिर से लैपटॉप को देखने लगा। अंश के हाथ तेजी से अपने कीबोर्ड पर चल रहे थे। सब अब बस सुबह के इंतजार में थे।
दूसरी तरफ प्रीति एक कमरे में बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अनजान जगह देखकर घबरा गई। फिर उसे याद आया कि वो अपने कमरे में जा रही थी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और उसकी आंखों के सामने अंधेर छा गया था। ये सारी चीजें याद करते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मेरा किडनैप मेरे घर से ही हो गया। सारे गार्ड कर क्या रहे थे पर मेरी किडनैपिंग कौन करेगा? पता नहीं डैड और भाई को इस बारे में खबर लगी भी है नहीं। उसने आसपास नजरें घुमाई और पूरे कमरे को देखने लगी। वो कमरा ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं था। वो कमरा काफी पुरानी हवेली की लग रही थी। प्रीति बेड से उठी और दरवाजे के पास गई। वो दरवाजे को जोर जोर से धक्का देते हुए चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो। किसने मेरा किडनैप किया है? खोलो दरवाजा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कुछ पल बाद ही दरवाजा खुला और उसने सामने देखा जहां दो आदमी खड़े थे। प्रीति उन्हें देखकर बोली, कौन हो तुम दोनों और मुझे क्यों किडनैप किया है? वो दोनों आदमी वही थे जिन्होंने शुभी का किडनैप किया था। उनमें से एक ने जमाई लेते हुए कहा, ये तो हमें भी नहीं पता बॉस ने तुम्हें क्यों किडनैप किया है। तुम्हें यहाँ पर उन्होंने ही लाया, अब किस लिए लाया है इसकी खबर हमें नहीं। प्रीति ने गुस्से से कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस, बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, उनसे मिलने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है, वो कल आ जाएंगे, अभी तुम काल ने खुद बुलाया है। उत्तराखंड। प्रीति ने गुस्से से कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस, बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, उनसे मिलने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है, वो कल आ जाएंगे, अभी तुम सो जाओ और हमें भी सोने दो, फालतू में नींद खराब कर दी तुमने हमारी। उस आदमी की बात सुन प्रीति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारने को हुई कि उसके हाथ को दूसरे आदमी ने पकड़ लिया और कहा, ए लड़की, जान प्यारी है तो चुप होकर पड़ी रह यहाँ, वरना ये हाथ के साथ साथ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा भी तोड़ दूंगा। उसने झटके से प्रीति का हाथ छोड़ा तो प्रीति ने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ लिया और सहलाने लगी। उसे दर्द होने लगा था। उस आदमी ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। प्रीति ने दोनों को देखा, दोनों नींद में थे। वो बोली, अभी रात हो रही है क्या, तुम दोनों नींद में क्यों हो? पहले आदमी ने कहा, हाँ हम नींद में है क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं। जा तू भी सो जा, जब कल बॉस आएंगे तब उनसे पूछ लेना। प्रीति ने इस पर सिर हिला दिया और वापस बेड पर चली गई। उसके जाने के बाद दोनों आदमी कमरे से बाहर निकल आए और कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। प्रीति ने बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, कौन है इसका बॉस जिसने मेरा किडनैप किया है? ओह गॉड, क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, अभी सो जाती हूँ, कल सुबह जब वो आएगा तब देखा जाएगा। सोचकर वो बेड पर लेट गई और थोड़ी देर बाद नींद के आगोश में चली गई। वहीं हवेली में सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। सबने आज किचन में बहुत मेहनत की थी, इसलिए सब काफी थक चुके थे। पांचों आदमी सोफे पर बैठे बैठे गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह के 6 बजे तो शिखा की आंख खुल गई। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो इस वक्त पर जाग जाया करती थी। वो उठकर बेड पर बैठी तो उसने सोफे पर अजीबोगरीब ढंग से सोए पांचों आदमी को देखा। शिखा ने सिर हिलाया और उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आई और मिरर के सामने जाने लगी कि अचानक उसके कान में कुछ आवाज आई। आवाज सुनते ही वो तेजी से सोफे के पास आई और अंश के लैपटॉप को देखने लगी। वो आवाज मध्यम थी पर उसकी आवाज सुन पांचों की आंखें खुल गई थी। अंश ने उठना चाहा कि उसे अपने ऊपर बुलडोजर जैसा कुछ फील हुआ। उसने सिर घुमाकर दोनों तरफ देखा तो पाया शिवा और रेहान दोनों उसे हग किए थे। उन दोनों की भी आंखें खुल गई थी पर दोनों का ध्यान खुद पर नहीं गया था। तभी अंश ने दोनों का हाथ अपने कमर से झटकते हुए बोला, अरे छोड़ो मुझे बेशर्मो, मैं बीवी नहीं हूँ आप दोनों की जो मुझसे इस तरह चिपक कर सो रहे हों। अगर अभी शिवी और मानवी ने देख लिया ना आप दोनों को तो पक्का आपको कुछ और ही समझ लेंगी। उसकी आवाज सुन दोनों ने खुद को देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। खुद को देखकर दोनों झट से सही हो बैठ गए थे। तभी शिवम ने कहा, ये आवाज कैसी है? शिखा ने कहा, लैपटॉप से आ रही है, लोकेशन ट्रेस हो गई है। आई एम राइट अंश?
अंश ने लैपटॉप देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने मामी जी, लोकेशन ट्रेस हो गई। उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और कुछ करने लगा। सुतीश ने कहा, तो चले, मुझे मेरी शुभी को लाना है, पता नहीं उस काल शैतान ने उसे किस तरह रखा होगा। शिवम ने शिखा को देखा और कहा, बीवी क्या कहती हो, हमें जाना है या? शिखा लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखते हुए बोली, हमें जाना होगा, काल हमें खुद बुला रहा है। एक काम करो, तुम सारे आधे घंटे में सबके साथ मिलो मुझसे, हमें वहां जाने से पहले एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी बात पर सबने एग्री किया और सोफे से उठ कमरे से बाहर निकल गए। सब अपने अपने कमरे में जाने से पहले बाकी सबके पास गए और उन्हें शॉर्ट नोटिस में आने को कहा, फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। करीब आधे घंटे बाद सारे जेंट्स शिवम के कमरे में बैठे थे। शिवम भी फ्रेश हो चुका था। रोहन को अब भी बहुत नींद आ रही थी। वहाँ मनन नहीं था, किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। शिखा ने सबसे कहा, गेट्स रेडी, हमें काल को पकड़ने जाना है, उसके पास शुभी के साथ साथ प्रीति भी है। प्रीति की बात सुन सब चौंक गए। अयान ने कहा, पर काल ने उसे क्यों किडनैप किया है और उसके बाप भाई उन दोनों को इसकी खबर है या नहीं? शिखा ने कहा, फिलहाल तो उन्हें इसकी खबर नहीं है और उन्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है। दोनों काल पर अंधा विश्वास करते हैं, उसकी ही बात मानेंगे। उसने फिर शिवम और शिखा को देखा और कहा, शिवी हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकेशन झूठी है। काल हमें उलझा रहा है ताकि हम सही वक्त पर उस तक न पहुंच पाए और वो शुभी से शादी कर ले। अंश ने कहा, आपने सही कहा, मैं भी आपको यही बताने वाला है, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी शिवम और शिवा ने कहा, मैं कहा शिवी कहीं नहीं जाएगी। उनकी बात सुन सब दोनों को देखने लगे। दोनों अपनी बात पर पक्के थे। दोनों शिवी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तभी शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्लान एंड शिवी हुई किडनैप। हवेली। शिवम और शिवा दोनों अपनी बात के पक्के थे। दोनों ने साथ में कहा, शिवी कहीं नहीं जाएगी। दोनों ही उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उनकी बात सुन सब उन्हें देखने लगे थे। शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो बताओ हम क्या करें जिससे हमें काल के पते के बारे में पता चले। उसकी बात पर दोनों चुप रहे क्योंकि दोनों के पास ही इसका कोई जवाब नहीं था। शिखा ने आगे कहा, शिवी मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, पर अभी उसे भेजना जरूरी है। प्रेम मौका पाकर उसे जरूर किडनैप करेगा। तुम दोनों को खुद पर यकीन नहीं है क्या? मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपनी शिवी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, पर लगता है तुम दोनों को खुद यकीन नहीं है। तभी एक आवाज आई, पर मुझे इन पर पूरा भरोसा है। ये आवाज शिवी की थी जो दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। वो अंदर आते हुए बोली, डैड, शिव मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है, आप दोनों मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अगर मॉम कह रही है तो हम 100% श्योर इनके पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। अब सबकी नजरें उन दोनों पर थी। दोनों को उनकी हाँ का इंतजार था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख शिवी झट से शिवम के गले लग गई और शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। शिखा ने सबको कुछ समझाया। उसका प्लेन सुनकर सबकी आंखें चमक गई थी। शिखा ने कहा, शिवी गो एंड गेट रेडी, हम 1 घंटे में प्लेन एग्जीक्यूट करेंगे। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और रेडी होने चली। कुछ देर बाद बाकी सब भी रेडी होने चले गए थे। शिवम भी रोहन के साथ कुछ डिस्कस करते हुए कमरे से बाहर निकल आया। अब कमरे में सिर्फ शिखा और शिवा थे। उसे देखकर शिखा ने कहा, आपको नहीं जाना है क्या? शिवा ने कहा, मैं दोबारा अपनी रिद्धि को खोना नहीं चाहता। मुझे पता है आप भी उन्हें कुछ नहीं होने देंगी, पर तब भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसे कुछ मत होने दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकती है, इसलिए मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ। शिखा पलके झपकाते हुए बोली, आई प्रॉमिस शिवी को आप इस बार नहीं खोओगे। शिवा ने उसकी बात पर हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिखा सोफे पर बैठकर अपने सिर को सहलाने लगी। शिवी अपने कमरे में आकर वॉशरूम चली गई थी। वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे कमरे में शिवा दिखा। शिवी उसके चेहरे पर ही परेशानी के भाव देख सकती थी। वो उसके पास गई और पीछे से उसे हग कर लिया।
उसके हाथ शिवा के पेट पर थे और उसने अपना सिर उसके पीठ पर टिका रखा था। शिवी आंखें बंद करते हुए बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हो शिव, मेरे लिए छोटे बच्चे की तरह डर रहे हो आप। शिवा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाते हुए बोला, हाँ मुझे डर लग रहा है रिद्धि, डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा न खो दूँ। तुम नहीं जानती पर अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। शिवी उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा शिव, आप अच्छा सोचो तो सब अच्छा ही होता है, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अब आई एम शिवी बटर, द डॉटर ऑफ शिवम बटर एंड शिखा शर्मा। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, आई नो, तुमने ये पहले भी कहा है। शिवी ने कहा, हाँ तो मान लो मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब मैं जाओ और आप भी जाओ। शिवा ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, चली जाना, पर उससे पहले कहते हुए उसकी नज़र उसके होठों पर ठहरी हुई थी। शिवी हल्का मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्ट किस करने लगी। शिवा भी उसे किस कर रहा था पर उसकी किस धीरे धीरे पैशनेट होती जा रही थी। कुछ देर बाद सारे लोग हवेली से बाहर एक सुनसान जगह पर खड़े थे। शिवी ने जीन्स और टॉप के साथ डेनिम जैकेट पहन रखा था। शिखा ने उसे जाने का इशारा किया तो उसने सिर हिलाया और एक नज़र शिवम और शिवा को देखकर अपनी कार में बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद अंश ने भी सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर निकल गया। बाकी सब भी अपनी अपनी कार में बैठ गए और अंश के मैसेज का वेट करने लगे। शिवी अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रही थी कि एक सुनसान जगह आते ही उसके सामने एक काली कार आकर रुकी। उसे देख शिवी ने भी ब्रेक लगाया और अपनी कार से उतर गई। वो आगे बढ़कर कुछ कहने को हुई कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शिवी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो खुद को छुड़वा नहीं पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उस आदमी ने उसे बेहोश देखा तो उसे कार में डाला और खुद भी बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही अंश की कार आई। उसने शिवी के कार को बीच सड़क खाली देखा तो उसने कहा, प्लेन इज सक्सेसफुल। उसने झट से एक मैसेज सबको सेंड किया और वहां से निकलकर वापस सबके पास आ गया। दूसरी तरफ मोहिनी और राजेश छिपकर डाइनिंग टेबल पर बैठे पवन और प्रेम को देख रहे थे। प्रेम ने प्रीति को वहां न देखकर कहा, दुर्गा आई नहीं, अब तक मैं जाकर देखता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। वो उठने को हुआ कि पवन ने हल्के गुस्से से कहा, छोड़ो उस लड़की को, रहने दो अपने कमरे में, पता नहीं अगर इसे वो शिव नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, किसी और को पसंद कर शादी क्यों नहीं कर लेती, बस दिन रात उस शिव के पीछे ही पागल रहती है। राजेश और मोहिनी। उत्तराखंड। पवन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी और राजेश दोनों हैरान रह गए थे। राजेश ने हल्के गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा, ये बुढ़ा कैसा बाप है, इसकी बेटी इसके घर से किडनैप हो गई है और इस बुढ़े को अब तक कोई खबर ही नहीं है, साला बुढ़ा सटिया गया है कमीना। मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उसे बुढ़ा बोल रहे हो, खुद को देखो, तुम उसके बाप के जमाने के हो, इस नाते तो तुम उससे ज्यादा बुढ़ा हुए। राजेश मुंह बनाते हुए बोले, तो क्या हुआ अगर मैं उसके बाप के जमाने का हूँ, देखिए मुझे, मैं अब भी जवान हूँ, और मुझे नहीं तो खुद को देखिए, आप तो अभी भी हसीन कली है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गार्डन से गुलाब को तोड़कर लाया गया हो। राजेश की बात सुनकर न चाहते हुए भी मोहिनी हंसने लगी थी। उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ही फालतू बातों से लड़कियों को पटाया करते थे क्या? राजेश शर्माते हुए बोला, कोशिश करता था, इन्फेक्ट कर रहा हूँ, पर एक है जो अब भी नहीं पट रही है। उसके कहते ही मोहिनी ने हंसना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। मोहिनी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि वो छिपने के चक्कर में राजेश के कितने करीब खड़ी थी। राजेश उसे बहुत प्यार से देख रहे थे, जिसे देखकर मोहिनी के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई थी और उसकी पलकें अचानक झुक गई थी। राजेश ने कुछ कहना चाहा कि दोनों को काल की आवाज सुनाई दी और दोनों सिर घुमाकर उसे देखने लगे। काल अंदर आते हुए बोला, पवन, प्रीति मेरे पास है, शिवी को भी तुम वही मंगवा लो क्योंकि आज शिखा को खत्म कर देंगे। कहते हुए उसने प्रेम को देखा। प्रेम ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, प्रीति तुम्हारे पास है से क्या मतलब, वो तुम्हारे पास क्या कर रही है?
काल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने हाथों से शिखा की जान लेनी थी, इसलिए वो आज सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई थी और अब वही है जहां उसे होना चाहिए। खैर, तुम्हें क्या लगता है शिवी को तुमने किडनैप किया है? तुम जरा ठीक से सोचो, वो आज अकेले उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? प्रेम ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे पता है शिवी जानबूझकर किडनैप हुई है ताकि वो सब शुभी तक पहुंच सके। तुम क्या आज ही शुभी से शादी करने वाले हो? काल ने हमें सिर हिलाया और कहा, तुम चाहो तो तुम भी वहाँ शिवी से शादी कर सकते हो। प्रेम ने बस हमें सिर हिला दिया। उसने अब तक शुभी को देखा नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शिवानी की तरह दिखाई देती है। प्रेम को अंदर ही अंदर काल से नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। उसने सिर झटका और वापस बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। काल उसे देख अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर उसने तिरछी नज़र से उस तरफ देखा जहां मोहिनी और राजेश खड़े थे। वो उन्हें शैतानी मुस्कुराहट लिए देख रहे थे। तभी मोहिनी और राजेश को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और दोनों ने सिर घुमाकर पीछे देखा। खंडा हवेली। प्रीति सुबह से ही कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे टाइम पर ब्रेकफास्ट मिल गया था। उसने अब तक शुभी और काल को नहीं देखा था। वो दरवाजे के पास गई और दरवाजे को कटकटाते हुए बोली, हेलो, कोई है बाहर? कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज़ सुन एक आदमी ने दरवाजे को खोला तो प्रीति ने पूछा, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। कहते हुए उसकी नज़र बाहर हो रहे सजावट पर पड़ी। उस आदमी ने जवाब दिया, वो आ रहे हैं, पर तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। अगर दोबारा शोर किया न तो हाथ पैर बांध दूंगा तुम्हारे। प्रीति ने झट से हाँ में सिर हिलाया, फिर अंदर चली गई। उस आदमी ने दरवाजे को बंद किया और वापस चला गया। प्रीति बेड पर बैठते हुए बोली, शादी की तैयारी हो रही है, पर किसकी शादी होनी है आज? ये हो क्या रहा है? दूसरी तरफ अंश लैपटॉप लिए बैठा था। उसने शिवी के कपड़ों में ट्रैकर फिट किया था, पर अब तक वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। शिवा उसके पीछे अपने हाथों को रगड़ते हुए चक्कर लगा रहा था। उसने अंश को घूरते हुए कहा, अंश के बच्चे, अगर 5 मिनट में तुमने मेरी रिद्धि का पता नहीं लगाया न तो तुम्हें मुंबई के समुद्र में फेंक दूंगा। अंश उसकी धमकी सुनकर अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं बस उसे ट्रैक कर लूंगा, आप शांत से बैठे तो। शांत से नहीं बैठा जाता तो नहीं बैठ जाता मैं। इसे किसने हैकर बना दिया? साले से एक एड्रेस नहीं निकाला जा रहा है। शिवा ने चिढ़ते हुए रेहान से कहा तो रेहान ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई तू पैनिक मत लो, ये बच्चा ढूंढ लेगा उसे, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो हम ट्विंकल की शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनते ही अंश झट से पलटकर उसे देखने लगा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और तब से मेरा सिर खाए जा रहे हैं दोनों। अरे जाकर वहाँ एक कोने में खड़ा हो जाए, वरना मैं शिवी को ढूंढना छोड़ ट्विंकल को लेकर भाग जाऊंगा। शिवा और रेहान ने उसे ऐसा लुक दिया जैसे आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर देंगे। इस बार अंश ने भी चिढ़ते हुए कहा, आप दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ खड़ा रहना है तो एकदम चुप होकर रहो, वरना मैं मामी जी को बुला दूंगा। अंश इससे आगे कुछ कह पाता कि उसके कानों में एक टिक टिक की आवाज आई। आवाज सुनते ही उसने पलटकर लैपटॉप को देखा, फिर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, फाइनली आई काउच हिम। उसकी बात सुन शिवा और रेहान भी खुश हो गए और तीनों लैपटॉप उठाकर एक कमरे में गए जहां शिखा बाकी सबके साथ बैठी थी। अंश ने उसे एड्रेस दिखाई तो उसके आंखों में चमक आ गई। उसने सबको देखकर सिर हिलाया, फिर वो और शिवम वहां से निकल पड़े। उत्तराखंड। सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रीति कमरे में बैठी बैठी थक चुकी थी। वो बेड से उठी और कमरे में चहलकदमी करते हुए बोली, और कितना वेट करूं? पता नहीं कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया है। शिखा? नहीं, वो मेरा किडनैप क्यों करेगी, और करेगी भी तो ऐसी जगह पर क्यों रखेगी मुझे? उसने दरवाजे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो दरवाजे के पास गई। उसने डोर नॉक करना चाहा कि उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो हैरानी से बोली, ये दरवाजा तो खुला है, लगता है प्लेट्स ले जाने टाइम बंद करना भूल गया था वो आदमी। और मैं पागल तब से यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। देखती हूँ शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए।
उसने धीरे से दरवाजे को खोला, फिर बाहर झांक कर देखने लगी। चारों तरफ देखने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो कमरे से बाहर निकल आए और आगे बढ़ गई। प्रीति चारों तरफ देखते हुए चलती जा रही थी। वो आंखें बड़ी किए हैरानी से सब कुछ देखते हुए बोली, यहाँ किसकी शादी होनी है? इतना काम झाम देखकर तो यही लगता है जैसे किसी की शादी होनी है यहाँ। तभी उसे सामने से दो आदमी आते हुए दिखे। उन्हें देखकर वो झट से एक पिलर के पीछे छिप गई और उन्हें देखने लगी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बुढ़े की भी क्या किस्मत है, कहा ये 50 साल का और कहा ये लड़की 18-19 की। दूसरे आदमी ने कहा, किस्मत नहीं है भाई, लालच है लालच इस बुढ़े को। अभी मेरी पेंटिंग बनाओ शुगर कैंडी। गोवा। इवान तृष्णा को देख रहा था जो कि आंखें बड़ी किए दीवार पर लगे मेडल और ट्रॉफी देख रही थी। इसके साथ ही वहाँ कई सारे पेंटिंग रखे हुए थे। तृष्णा उन सबको हैरानी से देख रही थी। वो एक पेंटिंग को छूते हुए बोली, ये सब तुमने बनाया है शुगर कैंडी, तुम पेंटर हो क्या? इवान सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पेंटिंग करना पसंद है। उसने तिरछी नज़र से कोने में रखे कैनवस को देखा जिस पर तृष्णा की पेंटिंग रखी हुई थी, पर राहत की बात ये थी कि उस पर एक कपड़ा डाला हुआ था जिस वजह से तृष्णा की पेंटिंग दिख नहीं रही थी। इवान ने उसे देखकर राहत की सांस ली कि तृष्णा और पेंटिंग को देखते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तुम्हें तो पेंटर होना चाहिए, तुम सिद्ध क्यों बन गए? कहते हुए वो हल्का मुस्कुराई तो इवान ने भी पेंटिंग को देखते हुए कहा, डैड चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह सिद्ध ज्वाइन करूं, वरना मुझे तो पेंटर ही बनना था। तृष्णा ने पलटकर उसे देखा। इवान की आंखों में खालीपन दिख रहा था, एक दर्द सा दिख रहा था। वो जिस तरह से अपनी पेंटिंग देख रहा था उससे तृष्णा समझ गई थी कि इवान को पेंटिंग कितनी पसंद है। तभी डोर नॉक हुआ और इवान ने पेंटिंग से नजरें हटाई। तृष्णा ने कहा, लगता है ईशानी डिनर लेकर आ गई। इवान ने सिर हिलाया और कहा, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे के पास जाने को हुआ कि ईशानी की आवाज आई, मॉम भाई बिल्कुल ठीक है, आप क्यों उनके कमरे में जाना चाहती हो? शोभा ने कहा, अरे मैं बस देखना चाहती हूँ वो आज नीचे डिनर के लिए क्यों नहीं आ रहा। ईशानी ने सिर हिलाया और अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची करते हुए बोली, भाई मॉम डिनर लेकर आई है, उन्हें आपको देखना है, वो कमरे में आ रही है। शोभा जी उसे अजीब नजरों से देखने लगी थी। उन्होंने सिर हिलाया, फिर डोर नॉक करने लगी। वहीं इवान का क्यूट चेहरा एक बार फिर से घबराहट से भर गया था। उसने तृष्णा को देखा जो अब भी शांति से खड़ी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो शोभा जी के आ जाने और उसे देख लेने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इवान ने तृष्णा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप अब भी यहीं क्यों खड़ी है? जाइए, जाकर छिप जाए कहीं। अगर मॉम ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, हमारे बारे में? जाइए आप कहीं छिपिए। तृष्णा ने बोरियत से कहा, अगर देख लिया तो देख लिया, और इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम कुछ गलत नहीं कर रहे शुगर कैंडी, तुम हर बात पर इतने घबरा क्यों जाते हो यार? इवान उसे पर्दे के पीछे ले जाते हुए बोला, आपको बात में बताऊंगा, पहले आप छिप जाओ। उसने तृष्णा के ऊपर पर्दा डाला तो तृष्णा पर्दे को हटाते हुए बोली, तुम सच में इनोसेंट हो या फिर बेवकूफ हो? अभी तुम्हारी ईशू ने कहा था न कि यहाँ से मेरे पैर उसने देखा था, तब भी तुम। इवान ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, प्लीज प्लीज घिरे बोली, अच्छा मेरी गलती, अब आप प्लीज कहीं छिप जाओ प्लीज। तृष्णा ने उसका हाथ हटाया, फिर घूर कर उसे देखा। इवान ने प्लीजिंग आंखों से उसे देखा तो तृष्णा पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली और डोर को बंद कर दिया। इवान ने उसके जाने पर राहत की सांस ली और खुद को नॉर्मल करते हुए डोर खोलने चला गया। उसके डोर खोलते ही शोभा जी अंदर घुसी चली आई और पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोली, कहाँ गई वो? बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं कौन है जो इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में चली आई है। इवान ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने झट से नमे सिर हिला दिया। उसकी न देख इवान ने कहा, मॉम आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे रूम में कोई नहीं है इस वक्त, कौन यहाँ आएगा? शोभा उसे घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ यहाँ कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, इनू मुझसे चालाकी नहीं। ईशानी हंसते हुए बोली, मॉम आप भी न,
भाई को देखकर ऐसा लगता है कोई इनसे पटने वाली है। आपने देखा था न, जब डैड ने रोमा के बारे में बताया था तब भाई कैसे चुप बैठे थे। इवान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ईशु चुप कर जा। और मॉम, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, आप जाओ, मैं कल बात करता हूँ। ईशानी ने भी कहा, हाँ मॉम, मैं भी इसीलिए आपको मना कर रही थी। भाई उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक अच्छी प्लेन रेडी कर रहे हैं, बहुत बिजी है ये, आप चलो इन्हें काम करने दो। ये जितनी जल्दी उस सीरियल किलर को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी इन्हें प्रमोशन मिलेगा और हम पेरिस जाएंगे घूमने। शोभा जी और ईवान उसे देख मुस्करा दिए। शोभा जी ने टेबल पर प्लेट रखा, फिर कुछ याद करते हुए बोली, पर इतना सारा खाना क्यों? इनू, तू तो इतना खाना नहीं खाता। ईवान ने कहा, वो मॉम, मैं सारी रात काम करूंगा न तो मुझे भूख लगेगी इसलिए। शोभा जी ने सिर हिलाया, फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। ईशानी भी उसे बाय बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही ईवान ने डोर बंद किया और वॉशरूम में चला गया। उसने वॉशरूम का डोर जैसे ही ओपन किया, तृष्णा ने उसके टी शर्ट को पकड़ा और उसे दीवार से लगाकर खुद उसके सामने खड़ी हो गई। ईवान एक पल को घबरा गया था। उसने तृष्णा को देखा तो कहा, सीनियर, आप ये क्या कर रही है? तृष्णा उसे घूरते हुए बोली, पहले तुम बताओ, ये रोमा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? ईवान अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, रोमा लड़की है, डैड की फ्रेंड की बेटी, आपने ठाकुर सर के पार्टी में उसे देखा होगा। तृष्णा उसके करीब आई और उसे कोल्ड वॉइस में बोली, वो तो मुझे भी पता है, रोमा एक लड़की है, पर उसका तुमसे क्या रिश्ता? ईवान ने झट से कहा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो तो डैड चाहते हैं कि। तृष्णा उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चुप हो जाने पर वो बोली, बोलो तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं? शुगर कैंडी? ईवान ने अटकते हुए कहा, डैड चाहते हैं कि मैं उनके फ्रेंड की बेटी रोमा से शादी कर लूं। कहते हुए उसने तृष्णा को देखा, जिसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। कुछ देर बाद दोनों बेडरूम में थे। तृष्णा सोफे पर पैर चढ़ाए बैठी अपने सामने खड़े ईवान को घूर रही थी। ईवान को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने कुछ कहना चाहा कि तृष्णा ने कहा, तुमने क्या कहा अपने डैड को? डोंट से कि तुमने उन्हें हाँ कर दिया है और तुम उससे शादी कर रहे हो। ईवान ने कहा, डैड मुझसे पूछते नहीं है, वो अपना फैसला सुनाया करते हैं। और तुम सुन उत्तराखंड, सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रीति कमरे में बैठी बैठी थक चुकी थी। वो बेड से उठी और कमरे में चहलकदमी करते हुए बोली, और कितना वेट करूं? पता नहीं कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया है। शिखा? नहीं नहीं, वो मेरा किडनैप क्यों करेगी, और करेगी भी तो ऐसी जगह पर क्यों रखेगी मुझे? उसने दरवाजे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो दरवाजे के पास गई। उसने डोर नॉक करना चाहा कि उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो हैरानी से बोली, ये दरवाजा तो खुला है, लगता है प्लेट्स ले जाने टाइम बंद करना भूल गया था वो आदमी। और मैं पागल तब से यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, देखती हूँ शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। उसने धीरे से दरवाजे को खोला, फिर बाहर झांक कर देखने लगी। चारों तरफ देखने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो कमरे से बाहर निकल आए और आगे बढ़ गई। प्रीति चारों तरफ देखते हुए चलती जा रही थी। वो आंखें बड़ी किए हैरानी से सब कुछ देखते हुए बोली, यहाँ किसकी शादी होनी है? इतना काम झाम देखकर तो यही लगता है जैसे किसी की शादी होनी है यहाँ। तभी उसे सामने से दो आदमी आते हुए दिखे। उन्हें देखकर वो झट से एक पिलर के पीछे छिप गई और उन्हें देखने लगी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बुढ़े की भी क्या किस्मत है, कहा ये 50 साल का और कहा ये लड़की 18-19 की। दूसरे आदमी ने कहा, किस्मत नहीं है भाई, लालच है लालच। इस बुढ़े की बुरी नज़र उस मासूम लड़की पर पड़ी है और क्या? वैसे मुझे समझ नहीं आया, जब वो शादी इस लड़की से कर रहा है तो उसने उस प्रीति चड्डा को क्यों अगवा किया है? उसका क्या करेगा ये? पहले आदमी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इस आदमी से बहुत डर लगता है। देखता है न तू, ये कभी भी आता है कभी भी जाता है। पता नहीं ऊपर वाले कमरे में ऐसा क्या है जो ये किसी को भी वहां जाने नहीं देता है। दूसरा आदमी बोला, सही कहा तुमने, बस हमें हमारे पैसे मिल जाए फिर तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी ये बुढ़ा कुछ ठीक नहीं लगता, हैवान जैसा दिखता है, राक्षस कहेगा। दोनों बातें करते हुए चले गए थे।
प्रीति उनकी बातें सुनकर सोचने लगी थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो हाथ में गजरा और कुछ सामान लेकर एक कमरे में जा रहा था। कुछ पल बाद वो आदमी खाली हाथ बाहर आया और वहां से चला गया। प्रीति ने उस कमरे को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके तरफ बढ़ गई। कमरे में शुभी दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसने बहुत खूबसूरत लाल लहंगा पहन रखा था, रेड लिपस्टिक और मेकअप, और दुल्हन बनेंगी शुभी आज कमायत लग रही थी। एक लड़की उसके पास खड़ी उसे तैयार कर रही थी। उसने गजरा उठाया और शुभी के बालों में लगा कर कहा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है, अब आप बिल्कुल तैयार है शादी के लिए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रीति अंदर आई। उस लड़की ने उसे देखा तो वो उसके पास जाते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई तुम? प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए पर तुम पूछ रही हो। शुभी सिर झुकाए बैठी थी। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया तो मिरर में प्रीति को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और झट से खड़ी होकर उसके तरफ पलट गई। प्रीति ने भी अब जाकर अपनी नजरें उस तरफ की और शुभी को देखा। उसे देखते ही उसकी भी आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से घिरे से बोली, शिवानी, ये तो बिल्कुल शिवानी की तरह दिखाई देती हैं। वो लड़की उसके पास आते हुए बोली, ओह हेलो, चलो बताओ कौन हो तुम? एक मिनट, तुम कहीं प्रीति चड्डा तो नहीं जिसे बॉस किडनैप करके लाया थे? तुम वही हो न? तुम कमरे से बाहर कैसे आए? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, पैरों से आए और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर हाँ तो पहले ये बताओ तुम्हारा ये बॉस है कौन और उसने मुझे क्यों किडनैप किया है? वो लड़की उसकी बात सुन अजीब तरह से मुस्कुराए और कुछ कहने को हुई कि उसके सिर पर एक डंडा लगा और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। प्रीति ने उसे देखा तो फिर वो उसके पीछे देखते हुए बोली, तुम थोड़ी देर बाद भी वे कर सकती थी ना? शुभी अपने दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं उस डरवाने अंकल से शादी नहीं करना चाहती। इससे पहले कि वो आ जाए मुझे यहाँ से जाना है। प्रीति ने सिर हिलाया और कहा, जाना तो मुझे भी है, पता नहीं किस पागल बुढ़े ने मुझे किडनैप किया है। खैर चलो साथ में भागते हैं। शुभी को उसका आइडिया अच्छा लगा, उसने हामी भरी, फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। उन्होंने कुछ ही कदम चले होंगे कि उन्हें काल आता हुआ दिखा। उसे देखकर प्रीति गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये आदमी मुझे शुरू से ही सही नहीं लगता था, पर ये कहते हुए उसे याद आया कि पवन नैना से क्यों शादी करना चाहता था। उसने तिरछी नज़र से शुभी को देखा तो उसे सारी बातें समझ में आ गई, पर अब भी उसके मन में सवाल था कि काल ने उसे क्यों किडनैप किया था। काल आंगन में बने शादी के मंडप में जाकर बैठ गया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो शुभी ने कहा, दी, आप इसे जानते हो क्या? दी। प्रीति ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो शुभी ने कहा, आप मुझसे बड़ी लगी इसलिए कहा मैं 19 की हूँ। आप कितने के हो? शुभी ने मासूमियत से कहा तो प्रीति ने कहा, मैं 23 की हूँ। शुभी ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से कहा, अच्छा चलिए निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें देख लें। वो जाने को हुई कि प्रीति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उत्तराखंड। प्रीति ने शुभी का हाथ पकड़ा तो शुभी पलटकर उसे देखने लगी। वो उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको भागना नहीं है क्या यहाँ से? चलिए भागते हैं, इससे पहले कि वो हमें देख ले, निकलते हैं यहाँ से। प्रीति ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले जाने लगी। शुभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। पंडित जी अग्निकुंड में आहुति देते हुए कहा, दुल्हन को बुलाए। काल ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी जाने को हुआ। तभी प्रीति शुभी को लेकर वहां आई और मंडप के पास उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये रही तुम्हारी दुल्हन, तुम्हें इससे ही शादी करनी है न? काल ने दोनों को देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं शुभी शॉक होकर प्रीति को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काल ने अपने आदमी को इशारा किया और शुभी को लाने को कहा, पर प्रीति बीच में बोली, तुम शादी बाद में करना, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। इसका समझ में आता है तुम्हें इससे शादी करनी है, इसलिए तुमने इसे किडनैप किया, पर मुझे क्यों किडनैप किया है तुमने? मेरा यहाँ क्या काम? काल कुछ बोलता उससे पहले उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी।
आवाज सुनकर उसने और शुभी ने पीछे पलटकर देखा तो दोनों शॉक्ड हो गई। प्रेम शिवी का हाथ पकड़े उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए ला रहा था। शिवी बार बार उससे अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी दोनों की नज़र प्रीति से होते हुए शुभी पर गई। शुभी भी उन दोनों को ही देख रही थी। प्रेम प्रीति को वहां देखकर हैरान था। उसने कहा, दुर्गा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लड़की तो। दुर्गा, शुभी ने धीरे से कहा और प्रीति को देखने लगी। प्रीति ने कहा, ये लड़की शुभी है। आई नो भाई, ये शिवानी जैसी दिखती है पर काल को इससे शादी करनी है। शायद जो स्पेशलिटी नैना में थी वहीं इसमें भी है। और मैं यहाँ क्यों हूँ ये तो आप इस काल से पूछो। इसने मुझे कल रात को हमारे विला से किडनैप किया है। प्रेम शॉक्ड रह गया था। उसने गुस्से से काल को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुमने दुर्गा को किडनैप क्यों है काल? तुम्हें तो इस शुभी से मतलब होना चाहिए था ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें वो शिखा चाहिए। तुम उसे पाना चाहते हो पर मेरी दुर्गा को क्यों यहाँ लाए हो? काल के होठों पर जहरीली मुस्कान तैर गई थी। उसने अपने लोगों को इशारा किया तो उसके लोग प्रेम और शिवी को पकड़कर उनके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। प्रीति ने गुस्से से काल को देखा तो तभी एक आदमी उसके पास आकर उसके हाथों को पीछे से पकड़ लिया। तभी वहां पवन भी आ गया। उसने जब प्रेम और प्रीति को देखा तो वो काल से बोला, काल ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को क्यों पकड़ा है तुमने? तभी एक आदमी ने उसे भी पकड़ लिया। काल शैतानी मुस्कुराहट लिए, पवन तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर से तुम्हारी मदद करने आया हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काल हूँ काल। सालों तपस्या करके मैंने शैतानी शक्ति प्राप्त की है पर जब तक मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर लेता जो कि गुरु पूर्णिमा के सूर्य उदय के समय जन्मी हो तब तक मेरी शक्तियाँ अधूरी ही रहेगी। मैं प्रीति को किडनैप नहीं करता पर इसकी खूबसूरती देख मैं पागल हो गया, इसलिए मुझे मजबूरन इसे भी यहाँ लाना पड़ा क्योंकि विवाह के बाद सुगैरात होगी और उसके बाद मुझे शुभी की बलि देनी होगी पर उसके बाद भी मेरा जी बहलाने के लिए कोई तो चाहिए होगी न। प्रेम और पवन की आंखें लाल हो गई थी। प्रेम गुस्से से तमतमा उठा था। वो चिल्लाते हुए बोला, काल जुबान को लगाम दे वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। पवन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो काल, तुम्हें शुभी के साथ जो भी करना है करो पर मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत। तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। काल उनकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरवानी लग रही थी। वो हंसते हुए बोला, मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। बस आज तक मेरी एक ही चाहत अधूरी रही है जिसे पूरा करने के लिए ये आ गई है। अब इसे ढूंढते हुए मेरी शिखा भी यहाँ जरूर आएगी। उसके आने से पहले मैं शादी कर लेता हूँ, बाकी की बातें शादी के बाद होगी। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर। कहते हुए वो मंडप से नीचे आया और शुभी के पास जाने लगा। शुभी डर से पीछे होने लगी थी। उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो भागने को हुई कि काल ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए मंडप में ले जाकर बैठा दिया। शुभी बार बार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर काल के ताकत के आगे वो बहुत कमजोर थी। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। प्रीति को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था। वो चाहती तो भाग सकती थी पर उसने शुभी के साथ साथ खुद को भी फंसा लिया था। पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा तो काल शुभी को पकड़कर खड़ा हो गया और उसे खींचते हुए फेरे लेने लगा। शिवी उन्हें देखते हुए मन में बोली, कब आओगी आप मॉम? कहीं काल शुभी से शादी न कर लें। तभी वहां एक आवाज गूंजी, शादी में हमें नहीं बुलाया तुमने काल, दैट्स वेरी बैड। आवाज सुनकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। सबने ऊपर देखा जहां शिखा और शिवम खड़े थे। उन्हें देखकर आज पहली बार पवन और प्रेम के साथ प्रीति को भी अच्छा लगा था क्योंकि वो तीनों भी जानते थे अब काल को कोई नहीं बचा सकता है। शिखा, दी शिखा शर्मा, अ माफिया क्वीन थी, भला उससे आज तक कौन जीत पाया था जो ये काल जीत पाता। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उत्तराखंड। काल शिखा और शिवम को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आ जाओ तो आखिर मैं तुमने ढूंढ ही लिया मेरा पता। मानना पड़ेगा बहुत तेज हो तुम दोनों। कहते हुए उसकी नज़र शिखा पर टिक गई थी। शिखा ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप के साथ जैकेट पहन रखा था।
उसके काले लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसके नेचुरल रेड होठ और नीली आंखें उसकी खूबसूरती और बढ़ाती थी। शिवम ने काल की नजरों का पीछा किया तो उसकी भौहें तंग गई। वो तेजी से गया और शिखा को अपने पीछे करते हुए बोला, शी इज माई वाइफ सो डोंट थिंक अबाउट हर, वरना इतना मारूंगा कि किसी दूसरी लड़की को भी देख नहीं पाओगे। शिखा उसकी बात को इग्नोर कर शुभी को देख रही थी। शुभी की आंखें भी उस पर टिकी हुई थी। कल हंसते हुए बोला, जानता हूँ शिखा तुम्हारी बीवी है, पर मैं उसकी जिंदगी में तुमसे पहले आया था, पर फिर तुम आ गए और इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर इसे अपने साथ ले गए, पर अब नहीं, अब शिखा को मेरा होना पड़ेगा। काल की बात सुन सारे लोग शिखा को देखने लगे थे। शिखा ने भी शुभी से नजरें हटाई और शिवम और काल को देखा। शिवम ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बीवी डोंट से कि आदमी तुम्हारा एक्स है, तुम्हारी चॉइस ऐसी तो नहीं। इनकी सारी बातें वैन में बैठे बाकी लोग भी सुन रहे थे। उन सबने अयान को देखा क्योंकि एक वही शिखा का दोस्त था। सीड ने कहा, अयान क्या सच में ये काल भाल बेबी का बॉयफ्रेंड था? अयान ने याद करते हुए कहा, शिखा के कई सारे आशिक थे पर उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इस काल को तो मैंने देखा ही नहीं है, देख लेता तो शायद पहचान लेता। इधर शिखा ने हाथ फोल्ड किए और काल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अभी थोड़ा राक्षस जैसा दिखता है, पर 25-26 पहले पक्का बहुत हैंडसम लगता होगा। उसकी बात सुन सब शिवम का शकल ताकने लगे थे। उसका मुंह बन गया था। वो बोला, हाँ अच्छा लगता होगा, पर मुझसे ज्यादा नहीं। वैसे क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? शिखा ने नमे सिर हिलाया, फिर काल को देखते हुए बोली, कॉलेज में हम साथ थे। तुम करण से काल कैसे बन गए? क्यों ये सब कर रहे हो? तुम्हें तो काली शक्तियों में यकीन नहीं था ना? करण नाम सुनते ही अयान चौंकते हुए बोला, करण, पर ये तो मर चुका था, ये अब तक जिंदा कैसे है? अंश ने कहा, डैड थोड़ा अच्छे से बताओ न। अयान ने कहा, कॉलेज में ये शिखा के लिए पूरा पागल था, पर शिखा ने इसे मना कर दिया था। उसके बाद भी इसने बहुत कोशिश की थी, पर हर बार शिखा के मना कर देने के बाद एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में ये मर गया, पर ये तो जिंदा है। रेहान ने सोचते हुए कहा, कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं जो अपनी अधूरी मोहब्बत पाने वापस आया हो। उसकी बात पर सबने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी बत्ती सी चमकाने लगा। कोई भी नहीं चाहता था कि करण यानी काल कोई भूत प्रेत या आत्मा निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे लड़कर जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। शिवम और बाकी सबको भी शिखा ने सारी बातें बता दी थी। वो बोली, तुम मरे नहीं थे तो तुम्हारे मरने की अफवाह किसने फैलाई थी? काल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ही फैलाई थी मेरी मरने की अफवाह। सोचा था जब शक्तियां प्राप्त करके आऊंगा तब तुमसे किसी भी तरह शादी कर ही लूंगा, पर तुम तो इस शिवम बटर के साथ निकल ली। मुझे मेरे गुरु ने तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताया था, तुमसे शादी करने वाले की किस्मत चमक जाएगी। तुम जिस नक्षत्र में जन्मी में वो उसमें बहुत शक्तियां हैं, पर अफसोस तुमने इसके साथ संबंध बनाए जिस वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, क्योंकि मैं तो क्या कोई आम इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता। शिवजी तुम्हारी रक्षा स्वयं किया करते हैं, पर अब मैं इस लड़की से शादी करूंगा ताकि तुम्हें हरा पाऊं और तुम्हें पा सकूं। कहते हुए वो अजीब तरह से हंसने लगा। शिखा की एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। तभी पवन ने कहा, इसे पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हूं, पर ये तो पहले से ही शादीशुदा है। तुम किसी शादीशुदा लड़की के साथ संबंध बनाकर उसकी शक्तियां नहीं पा सकते। काल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, शादीशुदा लड़की से मैं कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, पर शिखा की शादी तो हुई ही नहीं है। भले उसने शिवम का साथ पाकर शिवी को जन्म दिया है, पर उनकी शादी नहीं हुई है। वो एक कुंवारी माँ है और मुझे उससे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी शिखा चाहिए। वो तेरी शिखा नहीं है, वो मेरी है, शिवम ने गुस्से से कहा तो शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम बेवकूफ इंसान, बातें करने में टाइम क्या वेस्ट कर रहे हो? मैं कोई सामान नहीं हूँ जो उसकी नहीं तुम्हारी है। जाओ और जाकर पीटो उसको, समझे? अगर एक बार उसने पूरी रीति रिवाज से शुभी से शादी कर ली तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, फिर उसे हरा पाना मुश्किल होगा। शिवम ने धीरे से कहा, तुम मुझे सबके सामने बेवकूफ इंसान बोलकर मेरी इज्जत का कचरा क्यों कर रही हूँ? कम से कम यहाँ तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ और मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है।
तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, हर किसी को तुम पसंद आ जाती हो, जिसे देखो वो तुम्हारा दीवाना बना दिखता है। शिखा उसे गुस्से से घूरने लगी थी, तभी उनके कानों में पंडित जी की आवाज आई। काल शुभी के साथ जबरदस्ती फेरे लेने लगा था। उसे देख दोनों उन्हें रोकने के लिए बड़े की 4 आदमी उनके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद की और दांत पीसते हुए बोली, तुम शिवम के बच्चे सच में महाबेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। देखो तुम्हारी वजह से ये चारों आदमी हम पर गन ताने खड़े हो गए, अब हम क्या करेंगे। शिखा ऐसा कहकर वैन में बैठे बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी ताकि वो सब उनकी मदद के लिए आ पाए, पर शिवम गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, देखो बीवी घर में बोलती हो तो बोलती हो, पर यहाँ मेरी थोड़ी सी तो इज्जत करो। शिवी हमारी बेटी यहीं है और तो और मेरी सासू माँ भी यहीं है और ये लोग भी यहाँ है, ये सब मेरे बारे में क्या सोचती होगी। पवन और प्रेम ने अपना सिर पीट लिया था। प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अंकल हम कुछ नहीं सोचेंगे, आप शादी रोकने में कंसंट्रेट करो ना। शिवम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, अंकल होगा तेरा बाप, इसे तो शिखा कहकर बुलाते हो और मुझे अंकल कह रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों। प्रेम अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वो तो इसलिए क्योंकि ये आंटी जैसी दिखती ही नहीं है, लगता है जैसे अब भी 30 साल की हो, बहुत खूबसूरत और एट्रैक्टिव पर आप। शिवी ने बीच में कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मेरे डैड मेरा शिवम भी बहुत हैंडसम लगता है, अगर उसे बुरा कहा ना तो जुबान खींच लूंगी। उसका साथ देते हुए प्रीति ने कहा, हाँ भाई शिवम कहा ये आपको अंकल लगता है, कहीं आप उसके गुड लुक्स से जल तो नहीं रहे हों। प्रीति ने कहा, हाँ दी आपका भाई जल रहे हैं। शिवम के होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई थी। वो दोनों लड़कियों को देख रहा था जो कि उसके फेवर में थी। उसने शिखा को देखकर एक प्राउड स्माइल पास की तो शिखा ने अजीब तरह सा मुंह बनाते हुए उसे देखा, तभी शुभी की आवाज आई, रिद्धि दी, दुर्गा दी आप दोनों बाद में शिवम के लिए लड़ना, पहले मेरी शादी रोको। पिछले बार ये प्रदीप अंकल मेरे पीछे पड़े थे और इस बार ये करणकाल जो भी है ये अंकल मेरे पीछे पड़ गए। सारे अंकल क्या मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। शुभी की बात सुन सारे लोग शॉक्ड रह गए थे। काल भी रुककर उसे देखने लगा था। शिवी और प्रीति यानी कि रिद्धि और दुर्गा ने शॉक्ड होकर कहा, तुझे भी सब याद है, मतलब तू शिवानी है। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.